वैसे डाल रखे हैं ना बहुत वीडियो। समास तो पास पास के जितने शब्द आएंगे अपने उन सभी को समास बोलेंगे आप। पहले ये समझ लो, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। मैंने सोचा था कि शायद काजोल जवाब देगी, स्वीटी जवाब देगी। हो सकता है तूने माइक ऑन ना कर रखा हो। ये देखिए कुछ शब्द होते हैं अपने, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ शब्द में अपने वो सभी शब्द आएंगे जो पर्टिकुलर किसी एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, किसी एक ही अर्थ में, उसके अलावा उसको कोई अर्थ ही नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इसको खोल दूँ, खाना खजाना, उसमें तो अपने और भी आ सकते हैं। या तो तुम्हारी वजह से दिखेगा और नहीं कुछ, तुम्हारे वीडियो आज इसमें सब। थोड़ा वैसे देखो, एक दो शब्द मुझे पता है, बाकी तो देखने से याद आते हैं। जैसे पानी हो गया अपना, नहीं पानी नहीं आएगा इसमें। दूध, और बताओ कि एक दो शब्द। छाछ हो सकता है। मतलब ऐसे समझ जाना पर्टिकुलर वो शब्द कि इसके अलावा कहीं और उनका अर्थ ही नहीं है, कहीं और अर्थ ही नहीं निकल सकता उनका। तेल मैं देखूंगा उसमें अगर कहाँ होगा। देखो ये देख लो, तुम समझने के लिए समझाना ही था तुमको। जैसे हाँ हो सकता है दही हो, ये तो सब दूध दही, यहाँ तो फिर तो घी, चुपड़ी रोटी, फिर सबको ले लो तुम, सब्जी आ गई, सब ले लो तुम, है ना। अब सब खिलाई तो जब इतनी बात हो गई तो मतलब दूध, जैसे अपन नाम लेंगे दूध तो सिर्फ एक चीज़ अपने दिमाग में आती है, दूध। ओह सफ़ेद दूध, लिक्विड पदार्थ पीने का, चाय बनाएंगे जिससे अपन ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा देखिए पानी, पानी से क्या है कि इसमें ठंडा गर्म नहीं चलता, उसमें दूध भी तो ठंडा गर्म हो सकता है। पानी में देखिए जल भी आएगा अपने पास, मतलब एक तो लिक्विड पदार्थ जैसे अपन पीते हैं, और पानी का एक मतलब होता है चमक। सर पानी गंदा भी होता है और साफ भी होता है। हाँ वो जल के लिए, बिल्कुल जल का अर्थ होता है सिर्फ पीने वाले के लिए, और पानी का अर्थ चाहे वो मतलब गट्टड़ का हो या कहीं कैसा हो, कहीं कैसा भी पानी हो, सब समझदार हो ना। पानी के कई टाइप होते हैं अपने, ठीक है। एक चमक होता है अपना, जैसे यार वो तो बेचारा पानी पानी हो गया, ऐसे बोलते ना पानी में तो एक होता है पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून। मोती, मानुष और चून। देखो यहाँ पर ये एक तरीके से अलंकारों में पढ़ाया जाता है, श्लेष अलंकार है इसमें। वो तो अलग चीज़ है, भगवान भक्तों की भयंकर बुरी विधि भगाइए, वो अलग चीज़ है। तरनी तनु जाता, हाँ वो भी अलंकार ही है, हालांकि अलंकार ही होती है। देख लो मोती में अगर हम देखें पानी का अर्थ क्या होगा बताइए, चमक, ठीक है। और पानी का अर्थ हम मानुष के अंदर देखें तो इज्जत, पानी मतलब शर्म, इज्जत, इसका तो पानी नहीं है। और चून में आप जानते हो लिक्विड का काम करता है, चून को आटा लगाने के लिए। तो पानी के यहाँ कितने अर्थ हो गए, 3, तो ये अनेकार्थी में यूज हो सकता है अपना, क्लियर है। ऐसे यहाँ देखिए यौगिक, यौगिक में आता है अपने योग मतलब 2 शब्द अपने एक साथ जोड़ेंगे, जैसे नहीं रसोई घर नहीं, मैं कुछ और बताता, चल ठीक है रसोई घर हो सकता है, बिल्कुल रसोई घर। एक अपना विद्यालय, बिल्कुल चिड़ियाघर भी हो सकता है। रसोई घर और विद्याघर, विद्याधर लिख दिया मैंने इसमें, विद्यालय। अब इसमें रसोई अलग है और घर अलग है, इसमें विद्या अलग है और आलय अलग है। 2 शब्द एक साथ मिल रहे हैं और दोनों मिलकर के एक अर्थ बना रहे हैं, लेकिन खुद का अर्थ भी नहीं खो रहे। इसमें होता यह है कि 2 शब्द मिलेंगे, एक नया अर्थ आपको प्रदान कर देंगे, बट ऐसा नहीं है कि खुद का अर्थ भी वो खो देंगे, खुद का अर्थ भी रहता है। रसोई के लिए घर, उसको हम क्या बोलते हैं, रसोई घर। मतलब रसोई में जाकर आपको पता है मैं बोलूँ रसोई घर तो मसाले मिलेंगे वहाँ पर जाके, है ना, इस तरीके से रसोई घर अपना। अब अगर मैं बोलूँ जाए हाँ भाई रिश्तेदार आ गए अपने, ठीक चल रसोई घर में चलो,
तो रसोई घर में सोफा तो आपको लगे रहेंगे, जहाँ पर आप बैठेंगे जाके। विद्यालय, देखिए आलय का मतलब होता है घर, विद्या का मतलब शिक्षा। अब शिक्षा का घर जैसे हम क्या बोल देते हैं, विद्यालय। इनको बोलेंगे हम यौगिक शब्द। एक आता अपना योग रूढ़, इसमें अपने वो सभी शब्द आ जाते हैं जो जुड़ते हैं दो शब्द, लेकिन अपना अर्थ खो देते हैं, कुछ और विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, क्या होगा? जैसे दशानन, गजानन, लंबोदर, ठीक है। जैसे त्रिलोचन, त्रिनेत्र। अब इनसे आप समझ जाएंगे आसानी से। देखिए 10 धन आनन, इसमें 10 और आनन मतलब होता है मुख। अब क्या 10 मुख, लेकिन जैसे ही दशानन जुड़ता है, क्या वास्तव में ऐसा ही है 10 मुख? ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया अपने पास योग रूढ़। ये पर्टिकुलर किसके लिए यूज होता है? रावण के लिए। किसके लिए यूज होगा ये? रावण के लिए। क्या वास्तव में उसके 10 मुख थे? 10 मुख नहीं थे, वो दूसरों के सिर्फ काल्पनिक रूप में दिखते थे। 10 मुख नहीं थे रावण के, वो सिर्फ दिखते थे। वो उसका ऐसा माया जाल था कि जब आपने अगर रामायण देखी हो तो भगवान राम ऐसे करते, ओम ऐसे, जो भी अपनी काउंटिंग करते 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12, तीर जाएगा, एक सिर को काट देगा, फिर से रावण हंसेगा फिर से आ जाएगा, एक है ना। वो उसका माया जाल था। वास्तविक सिर को कोई ढूंढ नहीं सकता कि कौन सा वास्तविक सिर था उसके, वो सिर्फ प्रतीत होता था हमको। तो दशानन पर्टिकुलर किसका नाम हो गया? रावण का। गजानन ये आ गया गणेश जी के लिए। अब क्या गज का और आनन का कोई मतलब नहीं रहा इसमें, किसके लिए हो गया ये? गणेश जी के लिए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबा है जिसका पेट। क्या हर कोई जो लंबे पेट वाला होता है उसको हम लंबोदर बोल देते हैं? या मान लीजिए जितने भी सेठ होते हैं दुकानों पे बैठे होते हैं इतना लंबा लंबा पेट होता है उनका। अक्सर ऐसे आपको सेठ कहाँ मिलेंगे? कचौड़ी वाली दुकान पे, है ना। ऐसे भाई साहब कचौड़ी देना, दे कितने लोग हैं? 5 मसाला चलता है, ये पेट होता है बेचारों का, काउंटर पर रखा होता है तो लंबोदर आता है अपना गणेश जी के लिए। किसके लिए? तो पर्टिकुलर एक नाम में प्रयुक्त हो गया गणेश जी, इसको हम क्या बोलेंगे? योग रूढ़, ठीक है। त्रिलोचन, 3, और लोचन मतलब नेत्र, जिसके 3 नेत्र हैं शिव जी। अब हर किसी के लिए अब तुम यहाँ आंख बना के चले जाओ, मैं त्रिलोचन हूँ, तो आपसे त्रिलोचन बोलेगा। ऐसे त्रिनेत्र, ये सभी अपने क्या होते हैं? योग रूढ़। तो लगभग अपने बहुब्री समास के जो उदाहरण होते हैं वो किस में आ जाते हैं? अपने योग रूढ़ में। इसके बाद हम किसको समझेंगे? समास को। ये काफ़ी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अभी तो 5 हुई हैं, हाँ 5 मिनट और वेट करो। अब समास में थोड़ा सा बता दूँ आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ समझ गए? बता सकते हो? चलो भाई समास पर आ जाइए। समास के कितने टाइप होते हैं बताओ? आ बा का, या आ बा ता का दा। ये हमने आपको बता रखा ऐसे अव्ययी भाव, वैसे बहुव्रीहि, ठीक है। तैसे तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु और द्वंद्व। क्या होगा? एक अपना बच्चा था, कोई दबदब बोला करता था, उसको कौन था वो? हाँ ये ध्यान आ गई मुझे। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु और द्वंद्व। ध्यान रखना अब तक दे ये मैंने आज की क्लास में आपको ऐसे बताया था। इस तरीके से एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है,
ये इनकी आंखें हैं, ये इनके मुख हैं, जो भी मान लेना इसको। बहुत सुंदर, मेरी स्मार्ट ही बनाता हूँ मैं अक्सर। ये इसके हाथ में 100 का नोट है, वो छीनने के लिए बोला। इसने इसको दे दिया। अब देने के बाद इसको हो गई 500 साल। बहुत पुरानी बात है ये। अब 500 साल बाद इसका 5वां जन्म हुआ, 5वां जन्म। अब ये इसको बोल रहा भाई अब तो रुपए दे दे वापस कर मेरे। अरे मैं सिर्फ मजाक में बता रहा हूँ ये बात, ताकि आपकी बात ध्यान रहे, ठीक है। अरे नहीं, वैसे बोल रहा हूँ भाई, है ना। इतना थोड़ा मैं ये बताने का तरीका मेरा है कि लंबी फेंक कर आपको बता रहा हूँ थोड़े से ना। अब छोटी छोटी क्यों फेंको, फिर फेंको थोड़ी लंबी फेंको जो समेट ना जाए ना। ऐसे ही मैं बता रहा हूँ ताकि तुमको ध्यान रहे। ये उससे बोलेगा कि भाई अब तो 4-5 जन्म हो गए, अब तो मेरे यार 500 रुपये लौटा दे, तो ये कहेगा उससे अब तो दे दे, अब तो दे दे। बट इसको अब तो दे दे ना पढ़ के तुम्हें, हमें तो क्या ट्रिक सेट करनी है, ट्रिक ताकि याद हो जाए हमारे। अब तक दे दे, ऐसे बनेगा अव्ययी भाव, वैसे बहुव्रीहि, तैसे तत्पुरुष, कैसे और जैसे द्वंद्व समास। तो समास कितने प्रकार के हो गए? 6। लेकिन आपसे कोई पूछे कि भाई मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। अव्ययी भाव, बहुव्रीहि और द्वंद्व, ये दोनों इसी तत्पुरुष के, इसी के बेटे हैं। ये बोले तो इसी के उपभेद है कर्मधारय और द्विगु समास। कौन सा? द्विगु। ध्यान रहेगा। अब इसी से मैं डेफिनेशन आपको याद करा दूंगा, देख लो। स्टार्टिंग में क्या रहा है यहाँ पर? अव्यय। मैं एक शब्द लिख रहा हूँ यहाँ पर, रसोई घर। देखो रसोई और घर, पहले कौन सा आ रहा है? तो पहले आ रहा तो बोल दो पूर्व पद, क्या बोलेंगे? और ये हो जाएगा, क्योंकि बताइए उत्तर पहले आता है बाद में, तो बाद वाला उत्तर पद। यहाँ पर देखिए अव्यय पहले आ रहा है बाद में आ रहा है? पहले आ रहा है। अव्यय भाव समास को हम पहले देखकर, ज्यादातर मैक्सिमम 90% स्टार्टिंग में यानी कि पूर्व में देखकर ही बताएंगे कि वो अव्यय भाव समास है या फिर नहीं है। जैसे इसको जब इसको डिफाइन करेंगे हम इस तरीके से करेंगे, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, या दूसरा ये इसी में ही बोलना है अपन को, जिस समास का पूर्व पद अव्यय उपसर्ग हो, या फिर क्या हो? अव्यय उपसर्ग। यहीं से आ रहा है ना अव्यय। जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, ऐसे बोल देना, जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो तथा उसी का पूर्व पद क्या हो? प्रधान हो। डिफाइन करने के लिए फिर से बोल रहा हूं, जिस समास का पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। दूसरा देखो, इसको छोड़ दे एक पल के लिए, इसे देखो, तत् और पुरुष। पुरुष इसमें कहाँ लिख रहा है? पीछे। तत् को आप मान लीजिए ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर। इसके ऊपर मैंने एक बहुत छोटी कहानी बना रखी है। कहानी ये है कि ये हैं आपके पापा। 4 नहीं है, कितने परसेंट है? 15%। ख़त्म हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, घर में बहुत चार्जिंग है हमारे में। ये तुम्हारी मम्मी और ये हो तुम, ठीक है। अब घर की तुमने लाइट ठीक कराई, क्या ठीक कराई? लाइट। अब लाइट ठीक करने आया मान लीजिए कोई पप्पू नाम का मिस्त्री। हाँ, पप्पू नाम का मिस्त्री आया, ये लाइट ठीक करके चला गया। अब ये फिर से आया घर पे 2-3 दिन बाद, आपके पापा का जानकार था, कुछ भी था, कैसे मान लेना। बेशक आपकी मम्मी की खूब चलती हो घर में, लेकिन जब पैसे देने का नाम आता है ना तो अक्सर ढील, मतलब थोड़ी ढील दे देती है उन बातों में। पप्पू आया और टिन टन टिन घंटी बजी, इसने, मम्मी आपकी बाहर आई, ऐसे ऐसे करती। हाँ भैया जी, कौन है? पप्पू भैया। अभी बताओ, वो पैसे थे, वो लाइट ठीक की थी ना आपकी। अरे चिंटू के पापा घर है ही नहीं, चिंटू के पापा आएंगे तो आपको पैसे देंगे हम, ऐसे बोलेंगे ना। तो चलो ये मान लेते हैं अपन, वैसे घर में चलती मम्मी की है, लेकिन जो वित्त मंत्री अपने फाइनेंशियल मिनिस्टर है वो तो पुरुष ही है, पापा हैं। तो घर में प्रधान कौन हुआ? पुरुष। भाई कमाने वाला तो पुरुष ही है ना, बस यहीं से तुम इसको फिक्स कर लेना। पुरुष आ रहा पीछे। जिस समास का पुरुष कौन सा है? उत्तर पद। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखोगे, ऐसे हो जाएगा।
जिस समास का पूर्व पद प्रधान या अव्यय होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास। क्लियर है ना यहाँ पर? अब ये देखो कर्म और धार्य। अब देखिए कर्म को धारण करेगा कोई भी व्यक्ति कर्मों से पहचाना जाएगा। अब उसके अच्छे कर्म है तो उसको हम सज्जन बोल देंगे, बुरे कर्म है तो उसको दुष्ट दुर्जन बोल देंगे। उसको कर्मों से पता चलता है ना। और कर्म ही किसी व्यक्ति की विशेषता बताते हैं। क्या बताते हैं? विशेषता। अब विशेषता दो प्रकार की होती है। विशेषता एक अच्छाई वाली और एक बुराई वाली। ये मत सोचना कि बुराई की विशेषता नहीं होती, बुराई की भी एक विशेषता होती है। जैसे अगर आप अच्छे चोटे हो, अच्छे चोटे मतलब अच्छे चोर हो, आप चीज़ों को यूँ साफ कर जाते हो, तो ये आपकी क्वालिटी है। हालांकि आपको ऐसा बनना नहीं है, आपको ईमानदार बनना है, बल्कि 100 रुपये एक्स्ट्रा रखने हैं कहीं पर। वैसे मजाक कर रहा हूँ मैं तो। ये कर्म धार्य से आप कैसे समझोगे? सुन लो, मैं इसको लिंक करके बस कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ लो आप इसको। देखिए कर्म मतलब आपकी खूबी, आपकी विशेषता। और आपकी विशेषता ही क्या कहलाता है? विशेषण। आपकी विशेषता ही क्या कहलाता है? विशेषण। और जिसकी हम विशेषता बताते हैं वो क्या होता है? विशेष्य। ये होता है। सही लिखा है गलत लिखा है? चलो, ये मेरी थोड़ी आदत हो गई आजकल, पता नहीं क्यों, सही गलत दोनों को लिखने की। अब बताओ, अब बताओ। चलो अब तुम समझ गए इसको, स्टार्टिंग में मैंने बता दिया थोड़ा सा। हाँ इसको ठीक है। विशेष्य और विशेषण। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यहाँ से पकड़ लेना, कर्म अच्छा, कर्म अच्छे या बुरे। अच्छे या बुरे मतलब विशेषता, विशेष्य और विशेषण। जिस समास में विशेष्य और विशेषण का मेल होता है उसे क्या कहते हैं? ऐसे ही इनसे ही अपने उपमेय और उपमान भी बनते हैं। उपमेय और उपमान पढ़ा होगा आपने, छोटे थे जब मैंने पढ़ाया था तुमको ना, उपमेय और उपमान। जिस समास में विशेष्य विशेषण या उपमेय और उपमान का मेल होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्रमुखी पढ़ाए थे ना आपको, बस वही है। अब देखो इसको पढ़ लो थोड़ा सा जल्दी, देखो यही तुरंत याद है तुम्हारे। ठीक है, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। द्वि का मतलब दो। संस्कृत में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है ना? मुझे पता था पीछे वाले पर तुम ज्यादा ध्यान दोगे, लेकिन इस गु का मतलब गाय होता है। ठीक है, हर जगह आप थोड़ा से अजीब बद्दा मत सोचा करो। दी का मतलब दो। अब दो बताइए, पहले आ रहा है या बाद में? मतलब पूर्व पद। पहले वाला क्या होता है? पूर्व पद। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है, दो मतलब संख्या है ना। जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास खत्म। इनको देखकर ही देखो डेफिनेशन याद हो जाती है, सिर्फ इनको देखने से ही क्लियर है। अगला देखो द्वंद्व। देखो द्वंद्व को लिखने का सही तरीका ये होता है द्वंद्व। इसमें आप वह को आधा मत समझ लेना, इसमें वह आधा होता है। मेरे पास टाइम नहीं है वरना आपसे पूछता मैं ये भी लिख करके। देखो इसमें द और द, वह और ये आ रहा है। ठीक है, जिस समास में और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। या फिर दूसरा, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं राम सीता, माता पिता। या अक्सर सीताराम पहले आता है, मैंने उल्टा लिख दिया ना। सभी ऐसे बोलते हैं भैया सीताराम, सीताराम भैया, ऐसे करते हैं ना, सीताराम भैया। हाँ, दूसरा राधे श्याम। महिला पहले आती हैं थोड़ी अपनी ना, जो महिलाएं होती हैं वो थोड़ी लड़ती हैं पापा जी से, आप पहले कर जा सकते हो, पहले हम जाएंगे। तो माता पिता, देखो माँ भी अपनी पहले आ रही है यहाँ पर, माँ के लिए प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं यहाँ पर। इसका जब हम समास वगैरह करेंगे तो लिखेंगे माता और पिता, उसका हम लिखेंगे सीता और राम, या राम और सीता, राधा और राधे कृष्ण या राधा कृष्ण, ऐसे बोल लो आप, दिन और रात। तो बीच में से गायब क्या हो रहा है? और, उसको यहां से लिंक कर लेना, दे और दे, वह और वह। जिस समास में और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। क्लियर है भाई? अब बाकी बचा अपना कौन सा? बहुब्रीहि।
अब इसे थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा अजीब टाइप से। और इसमें एक और बन जाता है इसी में। देखिए अपने घर में भाई माता भी इम्पोर्टेंट है और पापा भी इम्पोर्टेंट। जितने माँ के थप्पड़ खाए होंगे उतने बढ़िया जूते तुमने पापा के खाए होंगे, है ना। तो दोनों की इम्पोर्टेंस ही अपनी जगह है। जूते थोड़ा अच्छा काम करते हैं, थप्पड़ थोड़ा कम काम करते हैं। तो घर में प्रधान तो दोनों ही हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सुन लो, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब बहुवरी अपना बचाए लास्ट। बहुवरी जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको मैं, जैसे वही अपना गजानन। क्या हो गया? गजानन। तो इसमें एक तो आएगा गज और एक आएगा इसमें आनन। संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा। गज का मतलब होता है हाथी और आनन का मतलब मुख। अब क्या इसमें हम ऐसे बोलते हैं हाथी मुख, हाथी का मुख, हम सीधा क्या बोलते हैं? गणेश जी, ये तो बोलते हैं। अब इनका तो इसमें अर्थ रहा ही नहीं, किसमें? बहुवरी समास में। ये क्या हो गया अपने योग रूढ़। इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान ना होकर कोई तीसरा विशेष अर्थ प्रकट करें, दोनों मिलकर तीसरा अर्थ निकाल रहे, नहीं कितने हैं दोनों अर्थ, क्या निकाल रहे हैं? गणेश जी। क्या निकाल रहे हैं? गणेश जी। तो ये विशेष अर्थ हो गया। जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर, प्रधान होते हैं ना तो यही समास विग्रह में लिखे जाते हैं। किसमें? समास विग्रह में। जैसे ऊपर मैंने क्या लिख रखा, राम और सीता वगैरह, उसमें वो दोनों प्रधान थे इसलिए वो कहीं भागे नहीं। इसमें प्रधान नहीं है इसलिए ये भाग जाएंगे। तो बोलो जिस समास में दोनों पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा विशेष अर्थ प्रकट करें उसे हम क्या बोलेंगे? बहुवरी समास बोलेंगे। तो फिलो में आपको समास का लगभग 80% समझ में आ गया होगा। अगर ये नहीं तो आपको बाकी तो आगे होंगे। अव्यय से पहचान लोगे, पुरुष से पहचान लोगे, चिंटू पिंटू पप्पू सब याद आएंगे तो हमको तुरंत। कर्म मतलब विशेषता, विशेष्य और विशेषण। बी मतलब दो पूर्व पद संख्यावाची, दे और दे, वे और वे। जिस समास में और विभक्ति चिन्ह का लोप हो या फिर दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, उसे हम द्वंद्व समास कहेंगे। बहुत छोटे रूप में मैंने आपको समास खत्म करा दिया इतने समय। अब बाकी इसको थोड़ा लिख करके पढ़ना है, वो देख लेंगे। ठीक है, जय श्री राम। आज के लिए भाई चलते हैं, कल आपको टेस्ट लेंगे।